बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने एतराज लगाया था कि क्या हो रहा है पीटीआई के साथ, कुछ नहीं हो रहा, हमारे सामने सबूत नहीं है, ना ये मामला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देर आए दुरुस्त आए जो डीसी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड में हायल थे, काजी साहब को छोटी अदालत ने अब आईना दिखाया। क्या बड़ी अदालत इससे, छोटी अदालत से कुछ सीखेगी? क्योंकि केस तो उनके पास इलेक्शन का है जिसकी कल हेयरिंग भी है। जी बिल्कुल करामत मुगल साहब, ये बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त दी गई या बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जब दरखास्त आई थी तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का ये मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम। सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मुझे असल में वो जरा गला खराब है तो उस वजह से थोड़ा सा जाते इशू हैं सर आप रात को? नहीं। अब असल में मैं कल एक दोस्त के साथ गया हुआ था तो वो ठंड की वजह से वहां मेरे सुना साथ आपने ही। देसी मुर्गी खाई थी, उससे गला खराब नहीं होता। जी जी, वो बड़ी जिद्दी मुर्गी थी, वैसे आपको भी पता है। तो बात ये है करामत मुगल साहब के चीफ जस्टिस साहब ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आंखें बंद कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा या इलेक्शन कमीशन पीटीआई को खास तौर पर इम्तियाजी सलूक का निशाना बना रहा है। बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर भी यही हुआ। और आपको याद होगा कि क्योंकि ये सारी समातें लाइव चल रही थी तो उस वक्त बार-बार शवाहिद की बात की गई। शुएब शाहीन ने शवाहिद पेश करने का कहा तो अदालत ने इनकार कर दिया। लतीफ खोसा ने शवाहिद पेश करने का कहा कि हमारे पास सीडी है, आप वीडियोज़ देख लें कि हमारे लोगों को कैसे उठाया जा रहा है, कैसे फ़ार्म उनके जो कागज़ात नामज़दगी थे वो छीने जा रहे हैं। लेकिन अदालत ने इस सारे मामले के ऊपर पर्दा डाल दिया। कोई सुनने की कोशिश नहीं की। और काज़ी साहब ने जब उनको कहा गया कि मीडिया के ऊपर भी ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि काज़ी साहब ने कैसे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर आँखें बंद की। ना सिर्फ़ काज़ी साहब ने बंद की बल्कि उनके साथ जो 2 जजेस बैठे थे दाएँ-बाएँ, उन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया। और किसी माशाल्लाह, जज ने पहले बंद थी, वो बोले ही कुछ नहीं था, बहुत कम बोले थे। जी, 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 बिल्कुल यही बात है। और आप देखें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का ये मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार किया और दूसरी जानिब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को उस वक़्त शानदाना गुलज़ार और शहरयार अफरीदी के जो वारंट गिरफ्तारी थे, क्योंकि एमपीओ के तहत उस वक़्त बार-बार गिरफ्तारियाँ हो रही थी। अदालतों से ज़मानत मिलती थी, तो ज़मानत मिलते ही बाहर जाके फिर 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था। तो उस वक़्त अदालत ने जब ज़मानत पर रिहा किया और फिर डीसी इस्लामाबाद की जानिब से 3 एमपीओ के तहत इन दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी की गई, तो इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार डीसी इस्लामाबाद को तलब किया और कहा कि आप अदालत में पेश हों। जो आईजी इस्लामाबाद थे उनको भी बुलाया गया। लेकिन डीसी इस्लामाबाद असल में जिनके बहुत ज़्यादा करीब थे, जिनके इशारों पर शायद वो सारी उछल-कूद कर रहे थे, वो उधर से उनको बड़ी ज़ोरदार थपकी मिली हुई थी कि आपने अदालत को बेतौकीर करें या अदालत बुलाए तो तब भी ना जाएँ, तो हम शायद ये सारी चीज़ें सँभाल लेंगे। तो आज भी अदालत की जानिब से डीसी इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया था, उसी तौहीन अदालत केस में जो शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलज़ार की गैर कानूनी गिरफ्तारी से मुतल्लिक था। लेकिन एक बार फिर डीसी इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन की गई और आप देखें कि अदालत में पेश होने की बजाय वो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा हूँ और वो उस वक़्त खैरपुर में मौजूद हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक सिंध से है, तो वो खैरपुर में है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज ऑर्डर जारी किया है, वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि धमाका-ख़ेज़ है। बड़ा ही दिल-ए-राना की किस्म का है। अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करा पाती है या नहीं? क्योंकि अगर डीसी इस्लामाबाद अदालत में पेश हो जाते हैं और अदालत ने आज बिल्कुल ठीक कहा कि डीसी इस्लामाबाद
इरफान मेमन को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाए। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, वो किसी अदालत से अब जमानत भी नहीं ले सकते और हर सूरत उनको अदालत में पेश होना है, और अगर वो पेश नहीं होते तो मुमकिन तौर पर अब उनकी नौकरी भी जा सकती है। और आप देखें कि डीसी जो चारों आईजीज हैं, इस्लामाबाद के आईजी के अलावा जो दीगर चारों सूबाई आईजीज हैं, उनको भी हुक्म दिया गया है कि अगर आपकी हदूद में भी डीसी इस्लामाबाद कहीं मौजूद हों तो उनको गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। आईजी इस्लामाबाद को ये हिदायत की गई है कि आप दीगर जो सूबों के आईजी हैं, पुलिस है, उनके साथ राब्ता करें और उनकी मुआवनत से डीसी इस्लामाबाद को कल सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको पेश किया जाए। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें कहाँ तक जो है वो कानून पर अमल दरामद करती है, और अगर डीसी इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश होते हैं तो क्या महज उसकी गैर मशरूत मुआफ़ी पर उसको माफ़ कर दिया जाएगा? क्या जिस तरीके से गुज़श्ता चंद माह में मुल्क भर की अदालतों की बेतौकीरी की गई, अदालतों के अहकामात को जूते की नोक पे रखा गया, पीटीआई के साथ और उनके रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ जिस तरीके से इस अंग्रेज़ों के दौर के साम्राज्य कवानीन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, बगावत के मुकदमात बनाए गए, 3 एमपीओ के तहत, 8 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियाँ की गई, और देखें कि जस्टिस बाबर सत्तार ही गालबन इन तमाम कवानीन को मुअत्तल भी कर चुके हैं। 3 एमपीओ का जो कानून था कि ये साम्राज्य दौर का ये कानून है जिसका मकसद उस वक़्त अंग्रेज़ों ने अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए ये कवानीन बनाए थे, और ये आज तक हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर ये काले कवानीन मौजूद हैं। तो अंग्रेज़ों के बनाए गए इन कवानीन को मेरे ख़्याल में अब वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने ज़ाब्ता फ़ौजदारी में और ताज़ीरात पाकिस्तान की जो कवानीन है उनमें कुछ इस्लाहात करे और अंग्रेज़ों के बनाए हुए इन साम्राज्य और कॉलोनियल ड्रैकोनियन किस्म के जो कवानीन हैं इनको पाकिस्तान के जो सीआरपीसी है या ताज़ीरात पाकिस्तान है उससे इनको हज़फ किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर मेरे ख़्याल में 21वीं सदी को भी आप देखें 24वां साल जा रहा है और हम अभी तक अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब भारत भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और उसने भी अपने जो ताज़ीरात हिंद है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्लाहात कर ली हैं। तो मेरे ख़्याल में अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल आपने वो ठीक बात की कि काज़ी साहब जिस बात को तस्लीम करने से इनकारी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से है तो आईनी अदालत, लेकिन उसका दर्जा छोटी अदालत का इस वजह से आता है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी फोरम है जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट ने ये आईना दिखाया है कि काज़ी साहब आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और आपने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके रहनुमाओं, कारकुनों के खिलाफ होने वाली इस फस्तायत पर आंखें बंद रखी और आपने कहा कि कोई जो इम्तियाजी सलूक है वो नहीं हो रहा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी सिर्फ पीटीआई को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, बाकी तमाम सियासी जमातें यहाँ पर रेड ज़ोन के अंदर घुस के उन्होंने जलसे जुलूस किए। दफ़ा 144 के होने के बावजूद उन कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की गई और इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस अपनी गाड़ियों में जो पीडीएम के लोग थे, कारकुनान थे, उनको सहूलतकारी फराहम करती रही। इलेक्शन कमीशन के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नवाज शरीफ की पेशी के मौका पर भी तकरीबन 8-10 या दर्जन के करीब नून लीग के कारकुनान आते थे और वो नारे लगाते थे, मियाँ तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले। तो वो देखिए कि ये सारा कुछ होने के बावजूद डीसी इस्लामाबाद खामोश रहे और जब पीटीआई की बारी आती थी तो ना सिर्फ डीसी इस्लामाबाद बल्कि मुल्क भर में पीटीआई को निशाना बनाया गया। तो मेरे ख्याल में एक तरह से ये झूठ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेनकाब किया है, पूरी कौम के सामने बेनकाब किया और बताया है कि आप लोगों ने एक सियासी जमात के साथ होने वाले मज़ालिम पर आंखें बंद रखी, आप लोगों ने इस मुल्क और कौम के साथ झूठ बोला और फस्तायत में आपने भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हिस्सा डाला है। अब देखना ये है कि कल जब डीसी इस्लामाबाद वो अदालत में पेश होते हैं, नहीं होते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया है उसके अंदर तो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर और जो बॉर्डर क्रॉसिंग के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी इदारों को आगाह किया जाए ताकि डीसी इस्लामाबाद बैरून मुल्क फरार ना हो सकें।
तो मेरे ख्याल में अब कोई पीछे ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि डीसी इस्लामाबाद हर सूरत अदालत के सामने पेश हो, अपने आप को सरेंडर करे और फिर अदालत इस बात का फैसला करे कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को महज गैर मशरूत मुआफ़ी के साथ ख़त्म करना है या इस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हुए एक कौवे को इबरत का निशान बनाना है ताकि पूरा जो निज़ाम रियासत है वो दुरुस्त डगर पर लाया जा सके, वरना यही अदालतें हैं, यही ब्यूरोक्रेसी है और ये इसी तरीके से अदालतों की तौहीन करते रहेंगे। दूसरी जानिब करामत मुगल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सजाए मौत का मामला है, वो अब हमें एक तरह से बंद गली में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। अदालत अब पूरी कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाए जिससे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी को गैर कानूनी या गैर आईनी करार देते हुए कर दिया है कि मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। हमने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। तो मेरी थोड़ी सी तवज्जो टीवी की तरफ है, आप मुझसे बिल्कुल ना होइएगा, अपने जी, जी, आप उसके ऊपर जी, जी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम वीडियो करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उसकी फांसी के तकरीबन 50 साल के बाद 45-50 साल के बाद इंसाफ फ़राहम करने के लिए केस सुन रही है। दूसरी जानिब एक ज़िंदा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अडयाला जेल में उसी तरह की हालात का, उसी तरह के मुकदमात का सामना कर रहा है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आँखें बंद की हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल में दौर हाज़िर के अगर कोई सबसे बड़े रॉन्ग नंबर साबित हुए हैं, तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ही रॉन्ग नंबर साबित हुए हैं क्योंकि जो बातें इन्होंने की थी, जो इनके कौल थे, जो इनके बयानात थे, वो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो इनके कौल व फ़िल में हमने ज़मीन-आसमान का फ़र्क देखा है। और ये एक मुर्दा वज़ीर-ए-आज़म को तो इंसाफ़ फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ज़िंदा वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया इवन कि आप देखें कि आज बुशरा बीबी के हवाले से पिछले तकरीबन कोई 8-10 रोज़ से ये खबरें बार-बार सामने आ रही हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज़ है, लेकिन उसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद फ़राहम नहीं की जा रही और तमाम जो अदालतें हैं, जो फ़ोरम हैं, वो इसके मुकम्मल तौर पर खामोश वो सदर बनेंगे। जी, बहुत, बहुत अच्छी बात है। तो बंदर बाँट का सिलसिला जारी हाँ, है। सेल जो जारी थी ना, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ। जी, जी। तो बस ये वीडियो हम वाइंड अप करते हैं। करामत मुग़ल साहब मामला अब ये है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोशिश ये कर रही है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। आज जो समाअत हुई है उससे मुझे एक हिंट मिला है जो मुमकिना तौर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैसले का जो सदारती रेफ़रेंस है इसका फैसला मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है? फैसला मेरे ख्याल में ये हो सकता है, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये बात की कि जिस वक़्त ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, क्या उस वक़्त मार्शल लॉ था? क्या एक फ़ौजी आमिर की हुकूमत थी? तो अदालत को बताया गया कि जी बिल्कुल फ़ौजी आमिर की हुकूमत थी और जो जजेस थे उन्होंने गालमन पीसी हाँ? काज़ी साहब को खुद नहीं पता था उस वक़्त जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था। जी, 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 बिल्कुल था, लेकिन काज़ी साहब जो हैं वो थोड़े-से भोले बन जाते हैं, तो शायद इस वजह से। लेकिन अब मामला मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अदालत ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि जिस वक़्त ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई, उस वक़्त एक फ़ौजी आमिर की हुकूमत थी और उस वक़्त जो अदालत कायम की गई थी वो आईनी और कानूनी तौर पर वो उसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक फ़ौजी आमिर के जानिब से ये अदालत कायम की गई थी और इसलिए ये गैर आईनी और गैर कानूनी अदालत थी। इसलिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत सुनाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सुनाई थी, बल्कि उस गैर कानूनी और गैर आईनी अदालत ने सुनाई थी, जो उस वक़्त के फ़ौजी आमिर की जानिब से तश्कील दी गई थी। तो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट शायद अपने कंधों से ये सारा बोझ उतार के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंकेगी। लेकिन देखना अब ये है कि क्या इसके अंदर से कोई मज़ीद रास्ता निकलता है क्योंकि आज मखदूम अली खान की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए हैं। अभी बैरिस्टर सलाहुद्दीन और जो दीगर अदालती मुआवनीन हैं, वो जब अपने दलाइल देंगे तो मुमकिना तौर पे शायद कोई नया रास्ता भी इसमें से निकल आए। लेकिन अभी तक मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उस अदालत को ही गैर आईनी और गैर कानूनी करार देगी क्योंकि उस वक़्त अगर वो पीसीओ के तहत हल्फ लिए दुरुस्त करने में लगे हैं, लेकिन जो अभी हालात हैं उनकी तरफ मेरा पहले भी आपसे यही सवाल था कि काजी साहब की मौजूदा हालात की तरफ तवज्जो नहीं है कि जो मुल्क में अदम जी, जी। इस्तेहकाम की वजह क्या है कि 12 दिन हो गए इलेक्शंस हुए हुए, लोगों को नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए,
कि कामयाब कौन हुआ है। मैंडेट चोरी करके नून लीग की झोली में डाल दिया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन काजी साहब ने उस पर भी सो मोटो नहीं लेना। बहुत शुक्रिया सईद लोई साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।